को यंत्र भी करना है, मंत्र भी करना है और जंत्र भी करना है। तो आज यहाँ पर हम लोग मंत्र करने के लिए आए हैं। अपने बलिदानियों को याद करता है वो राष्ट्र, वो देश, वो समाज, वो समुदाय दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, उत्थान करता है और आसमान को छूता है। मैं आज सभी गोरखा भाइयों को बोलता हूँ, आप लोगों ने जिन बलिदानियों को याद किया है वो बलिदानी आप लोगों के साथ कितना खुश हुए इसका मैं अंदाज लगा सकता हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय जी। यहाँ अनुभाग को सभी दाजी भाई दीदी बहनी राय मेरा प्रणाम छ, स्वागत छ, अभिनंदन छ, धन्यवाद छ। र आज म अपना आफैलाई म गर्वान्वित महसुस गर्दैछु कि म हजुरको सम्मुख आएर बसेको छु भनेर। हजुरहरू भारतको भिन्न भिन्न स्थानदेखि आउनु भएको छ और त्यो स्थान मैले अपना सर्भिसको दौरानमा देखेको हो। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश होस्, चाहे वो त्रिपुरा होस्, चाहे मेघालय होस्, चाहे मणिपुर होस्, चाहे नागालैंड होस्, चाहे मिजोरम होस्, चाहे सिक्किम होस्, चाहे दार्जिलिङ होस्, चाहे बिहार होस्, यूपी होस्, झारखंड होस्, हिमाचल प्रदेश होस्, जम्मू कश्मीर होस्, लद्दाख होस्, केरला होस्, साउथ इंडिया होस्, त्यो पूरा ठाउँ मैले हेरेको हो। तपाईहरु आज मेरो सम्मुख बस्नु भएको छ। यो बहुत ठुलो उपलब्धि हो कि भारत को जंतर मंतर को प्रांगण में, अगर जो मैं हिंदी में बात करूँ कोई किसी को परेशान तो नहीं होगा। मैं अपने वक्तव्य को हिंदी में रखने का परमिशन मांगा है मैंने और मेरे टीम ने मेरे को परमिशन दिया है। अपने बात को मैं अपने भाषा में रखना चाहूँगा, मातृभाषा में रखना चाहूँगा या राष्ट्रीय भाषा में रखना चाहूँगा। मातृभाषा को अभी मैंने थोड़ा देर के लिए रोक के रखा है। इस स्थान पर ये जंतर मंतर, ये शब्द यंत्र और मंत्र से बना हुआ है। यंत्र, जंत्र और मंत्र तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हमको यंत्र भी करना है, मंत्र भी करना है और जंत्र भी करना है। तो आज यहाँ पर हम लोग मंत्र करने के लिए आए हैं और जंत्र करने के लिए आए हैं। हमारा मांग गोरखालैंड है, इसके लिए आए हम लोग आपके पास। और ये जो जनसमूह आया है ये पूरे भारत से आए हैं। आपका आश्चर्य होगा समझ करके, ये लोग अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, ये लोग त्रिपुरा से आए हैं, ये लोग मेघालय से आए हैं, ये लोग नागालैंड से आए हैं, ये लोग मिजोरम से आए हैं, ये लोग असम से आए हैं, ये लोग मणिपुर से आए हैं और ये लोग सिक्किम से आए हैं, दार्जिलिंग से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं, मैं देहरादून से आया हूँ, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। ये इतना ज़्यादा हम लोगों का जो फूल का गुलदस्ता है, हर जगह से आकर के आज जंतर मंत्र में एकत्र हुए हैं और मेरे को सौभाग्य दिया है कि मेरे को इन लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया है। इसके लिए ये सब धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया है, मैं कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से 1970 दिसंबर को पास आउट हुआ था। मैं ड्यूटी क्वालिफाइड होने के बाद में वहाँ से पास आउट हुआ हूँ। मैंने 71 की लड़ाई यंग ऑफिसर के तरीके से, मतलब आज से 55-56 साल पहले एज ए यंग ऑफिसर मैंने लड़ाई लड़ा है बांग्लादेश के अंदर जा करके। मैं कृष्णानगर जो कि वेस्ट बंगाल में है, साउथ में है,
वहां से मैंने एंटर किया था और वहां से मैं कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट होते हुए 75 किलोमीटर अंदर चला गया था। मैं 75 किलोमीटर आई एंटर्ड इनसाइड बांग्लादेश। और जब मैं 75 किलोमीटर पहुंच गया तो मेरे को आदेश आया आर्मी हेडक्वार्टर से या मेरे सीनियर से कि जिस काम के लिए मैं वहां नियुक्त हुआ था वो काम खत्म हो चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट राजस्थान सेक्टर में है, बाड़मेर में। अंदाजा लगा लो, मैं कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट से अपने इक्विपमेंट को लेकर के, अपने जवानों को लेकर के बाई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में मुनावा लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद में खोखरा पारा पाकिस्तान के अंदर घुसा और घुस कर मैं 75 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर चला गया, पर्वत अली तक। ये मैंने अपने, जब मैं यंग ऑफिसर था तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं तो बच्चा ही था कुछ भी हो सकता था मेरे को। लेकिन यदि देश के लिए कुर्बान भी होना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज 26 जुलाई 2026 को हम लोग जंतर मंतर में अपने बलिदानियों को, जो कारगिल युद्ध में बलिदान हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कारगिल दिवस है, आज कारगिल दिवस है। जिस दिन भारत ने विजय प्राप्त किया था और हम लोगों ने तिरंगा झंडा लहराया था, ये वो दिन है आज। और किस्मत की बात देखो मेरी, मैं 71 की लड़ाई में खुल्लम लड़ाई में गया हूं। मैं बिल्कुल फेस टू फेस एनिमी के साथ मैंने काम किया है। लेकिन कारगिल की लड़ाई में मैं बूढ़ा हो चुका था। आर्मी ने बोला लड़ाई के लिए जवान लड़के चाहिए, तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दिया गया था लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए। और मैंने जितने भी कारगिल युद्ध के लिए हमारे जवान जा रहे थे, सैनिक जा रहे थे, उनको सजो सामान देने के लिए मेरे को नियुक्त किया गया था। और उस कार्रवाई को मैंने निभाया। तो मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत देखो, मेरे हिस्से में 2 विजय आया है, विक्टोरिया। आई गॉट 2 विक्ट्री, वन इन बांग्लादेश एंड सेकेंड इन कारगिल युद्ध। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ में, आज 82 साल की उम्र में मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। आई एम 82 years old man, लेकिन दिल से, दिमाग से, विवेक से आज मैं 28 साल का हूं। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो राष्ट्र, जो देश, जो समाज, जो समुदाय अपने बलिदानियों को याद करता है, वो राष्ट्र, वो देश, वो समाज, वो समुदाय दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, उत्थान करता है और आसमान को छूता है। मैं आज सभी गोरखा भाइयों को बोलता हूँ, आप लोगों ने जिन बलिदानियों को याद किया है, वो बलिदानी आप लोगों के साथ कितना खुश हुए इसका मैं अंदाज लगा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों ने उन बलिदानियों के प्रति जो ऋण था आपका, आज उस ऋण को अदा करने में आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर, जिन लोगों ने देश के लिए, देश की स्मिता के लिए, देश की इंटेग्रिटी के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर जो उन्होंने जान दिया है, खून बहाया है, उन्होंने अपना आज खराब किया है हमारे कल को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो हम उनके ऋणी हैं। और उनका ऋण हम तभी चुका पाएंगे जब हम इस प्रकार से संयुक्त होकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब रहा सवाल मेरे बारे में, मैंने बता दिया आपको, आज मेरा उम्र 82 साल हो गया है, लेकिन दिमाग से,
सोच से, विवेक से आज भी मैं 28 साल का हूँ, जरूरत पड़ने पर देश के लिए कुर्बान होने के लिए आज भी तैयार हूँ मैं। आप लोग तैयार हैं? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात इस संवेदनशील वार्तालाप से थोड़ा हट करके गोरखालैंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। गोरखालैंड गोरखाओं का संवैधानिक डिमांड है, डिमांड नहीं कहूंगा, आग्रह है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको स्थान दिया गया है कि कोई भी अपने लिए अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए मांग कर सकता है। ये मांग आपका जायज है, किसी किस्म का कोई गलती नहीं है। यदि अगर जायज नहीं होता तो कल इसी जगह पर पांव रखने का जगह नहीं था, और आज उन लोगों को पता लगा कि यह गोरखे आ रहे हैं, वो साफ हो गए यहाँ से, साफ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। कल तक जहाँ पांव रखने का जगह नहीं था, लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, उस जगह पर आज जब गोरखा आया है तो साफ हो गया। ये सौभाग्य समझिए या फिर हमारा वीरता समझिए। इसलिए एक नारा को हमने हमेशा रखना है, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। बस सब भाग गया से। मजाक की बात है, हमने नहीं भगाया भैया, मीडिया वालों, हमने नहीं भगाया, आप लोगों ने भगाया। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे कि हमारे संचालक महोदय जी ने बताया था कि गोरखाओं का बहुत बड़ा योगदान है, मैं सबसे बड़ा योगदान को आज आप लोगों के सामने इस जंतर मंतर मैदान से बताना चाहता हूं। एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। जब 1947 को भारत आजाद हो रहा था और ब्रिटेनिया सरकार भारत को छोड़ के जा रही थी, तो उस समय पर ब्रिटानिया सरकार को वैसे जरूरत तो नहीं था पानी का, कुछ और होता तो मजा आता। anyway, तो ब्रिटानिया सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको बोलते हैं मलेशिया, ब्रुनई, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, हांगकांग, इनको अपनी सुरक्षा के लिए उनको सैनिक चाहिए था, और सैनिक के लिए उन्होंने भारत सरकार से 4 गोरखा रेजिमेंट का डिमांड किया। और तत्कालीन समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वो 4 सैनिक गोरखा सैनिकों के रेजिमेंट को देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भारत के ऊपर भी जम्मू कश्मीर में काले बादल छा रहे थे, दिखाई दे रहा था कि कुछ होने वाला है। तो नेहरू जी ने मना किया, भाई साहब हम नहीं दे पाएंगे आपको 4 बटालियन और 4 रेजिमेंट, और उनको गोरखा ट्रूप चाहिए था। तो ब्रिटानिया सरकार ने चाल नहीं कहेंगे, जो भी है, उन्होंने माउंटबेटन को बताया कि भारत का तो डिवीजन हो गया है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार का डिवीजन होना बाकी है अभी। और अंडमान एंड निकोबार को बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, वो भी बोल रहा था मेरे को चाहिए। पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान भी बोल रहा था
मेरे को चाहिए। और अंडमान निकोबार भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन अंग्रेज सरकार किसी को भी दे सकता था या फिर 3 टुकड़े कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, उसके पास ताकत था। हमारे पास ताकत नहीं हो सकती। 1947 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ब्रिटेनिया सरकार ने बोला आप मेरे को 4 गोरखा रेजिमेंट दीजिए, मैं आपको अंडमान एंड निकोबार दूंगा। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गोरखाओं का। 4 बटालियन ले जा करके इतना बड़ा भूभाग सामरिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट, समुद्री सीमा के लिए हमारे लिए अचूक स्थान आज वो हमारे हिस्से आया है, तो वो हम गोरखाओं के वजह से ही आया है। चलो बार्गेनिंग हुआ है, लेकिन गोरखाओं की वजह से आया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कितने गोरखा ट्रूप को लेके गए थे, पता है आपको? 36,000 यंग गोरखा ट्रूप को लेके गए थे वो लोग। 36,000 इतनी बड़ी संख्या को लेके गए थे भारत के सेना से। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर जो कोई बोलता है कि गोरखे ऐसे, गोरखे वैसे, गोरखे वैसे, वो गलत बोल रहे हैं। उनके इतिहास का ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आज के तारीख में भारत छाती खोल के बोलता है कि अंडमान निकोबार मेरा है। देखता हूँ इस समुद्री रास्ता से कौन आता है, कोई नहीं आ सकता समुद्री रास्ते से। हम उसको चैलेंज करेंगे, उसको आएगा तो इतना बड़ा योगदान हमारा है। आज अगर जो हम गोरखालैंड मांग रहे हैं, गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं, गोरखालैंड का हम अनुरोध कर रहे हैं, गोरखालैंड के लिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। आपने बार बार हमको प्रॉमिस भी किया है। कभी बोलते हैं गोरखाओं का सपना हमारा सपना है, कोई बोलते गोरखाओं को पीपीएस देगी, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन गोरखालैंड का डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब इस मानसून सेशन में हम लोगों का भारत सरकार से नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि हमारी मांग को, संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग को, जायज मांग को पूरा किया जाए। अब उसको आप गोरखालैंड एज ए स्टेट दीजिए या गोरखालैंड एज यूनियन स्टेट दीजिए, हमें वेस्ट बंगाल से हमको मुक्ति दिलाइए, क्योंकि वहां पर हम लोगों को स्वयं दर्जा का ट्रीटमेंट मिल रहा है, सौतेले भाई का ट्रीटमेंट मिल रहा है। और दिल्ली में अगर हमारा कोई गोरखा भाई घूमता है, बेंगलोर में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, हमारे जो भारतीय गोरखा हैं, जो सदियों से यहाँ के वास्तिन्य हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि आप नेपाल से हो। कितना बड़ा लांछन लगाया जाता है हमारे ऊपर। हम भारत के लिए दिन रात लगा रहे हैं, अपना जान दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, अब अपना आत्मसार कर रहे हैं भारत को, और फिर हमको बोला जाता है कि आप नेपाल के हैं। तो कितना बुरा लगेगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। और यदि कोई सिलीगुड़ी पर बंगाली बोलता हुआ बांग्लादेशी है, उसको कोई भी बांग्लादेशी नहीं बोलता है। लेकिन सिलीगुड़ी में यदि कोई नेपाली भाषा, जो हमारा संविधान ने हमको भाषा का हक दिया है, उस भाषा में बात करते हैं तो बोलते आप नेपाली हो। उस घुसपैठिए को तो नहीं बोलते कि आप बांग्लादेशी हो, लेकिन जो एकदम प्योर इंडियन सिटीजन है उसको बोलते आप नेपाली हो। तो उस आदमी के दिल में क्या गुजरता होगा, किससे लड़ेगा वो, किससे बोलेगा वो? ये मान्यता हमको तभी मिलेगा जब हम लोगों का मांग गोरखालैंड का पूरा होगा। तो हम छाती चौड़ा करके कह सकते हैं, मैं देहरादून बैठ कर छाती चौड़ा करके कहता हूँ कि मेरा भी एक प्रदेश है। जैसे कोई बिहारी बोलता है मेरा बिहार है, जैसे कोई महाराष्ट्र बोलता है महाराष्ट्र है, जैसे गुजराती बोलता है गुजरात है, जैसे हिमाचली बोलता है हिमाचल है, जैसा कोई उत्तराखंडी बोलता है उत्तराखंड है। ऐसे ही मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा गोरखालैंड है बोल करके। इस मांग को मैं पूरे जोर शोर से समर्थन करता हूँ, इस मन से समर्थन करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को जो सम्मान दिया है, उस सम्मान को मैं सम्मान करते हुए आपके मांग को मैं पूर्ण रूप से
पूर्ण जोर के साथ में इस जगह से जंतर मंतर भारत का दिल है, यहाँ धड़कता है दिल। हमने सबने देखा पिछले एक हफ्ते से दिल को ऐसा धड़का हुआ देखा कि जैसे टीवी फट जाएगा। जहाँ इस प्रकार का धड़कन है, उस धड़कन पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो आप लोग इस बात को इसी तरीके से हमारे जो निर्णय लेने वाले शक्तिशाली व्यक्ति है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यदि कोई मीडिया के बंधु हैं, उन लोगों के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो भेज सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपने शब्द को क्लोज करने से पहले, यदि मेरे मुंह से किसी भी तरह का ऐसा शब्द निकल गया है जो किसी के शान के खिलाफ है या किसी के सम्मान के खिलाफ है, उसके लिए मैं एडवांस में माफी मांगता हूं। क्योंकि कहना है कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया कीजिए जब तक घट में प्राण। ये बात उस पार्लियामेंट के अंदर जाके सुनाइए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आपके मन में है उनको बोलिए कि हमारा मांग को संवेदनशील समझते हुए इसको आत्मसात करके, इसके ऊपर गहन अध्ययन करके और हमारे मांग को सही तरीके से हमारा मांग या हमारा जो हमारा आपके अनुरोध है उसका पूरा कीजिए। इतना कहते हुए धन्यवाद। अंत में जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।